हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। फ्रेंड्स, बीएफएम में से मॉड्यूल ए का चैप्टर 4 का पार्ट 5 देखने वाले हैं, डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट का, जिसे आप सिंपली लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी के नाम से जानते हैं। इसे डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो भी चीजें यहाँ पे देखी जाती है, डॉक्यूमेंट क्या कहता है उसके आधार पे चीजें होती हैं, इसलिए इसे लेटर ऑफ क्रेडिट को डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट बोला जाता है। लास्ट के वीडियो की बात करें तो हमने क्या क्या अभी तक पढ़ लिया है। तो व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट? लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, पार्टियां कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है, कितने प्रकार के लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं, और लास्ट के वीडियो में हमने देखा था यूसी पीडीसी 600 क्या होता है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट में, इसके बारे में डिस्कशन हम करते हैं। ठीक है, देखिए डॉक्यूमेंट अंडर एलसी एंड सेफगार्ड कौन कौन से डॉक्यूमेंट यूज किए जाते हैं, उसमें क्या क्या सेफगार्ड होने चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहला जो डॉक्यूमेंट यूज होता है वो आपका है बिल ऑफ एक्सचेंज का। बीओई के बारे में पहले से परिचित होंगे, आपने जब जेबी किया है उस समय भी आपने चेक के बारे में पढ़ा है, प्रोमिसरी नोट के बारे में पढ़ा है, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ा है। तो वही बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट में भी एक डॉक्यूमेंट के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज आपका दो प्रकार का होता है, ये भी आपको पता है। एक आपका होता है साइट बिल, ठीक है, एक आपका होता है साइट बिल, दूसरा होता है आपका यूजांस बिल। तो ये डिपेंड करता है कि इसका पेमेंट कब किया जाता है, उसके आधार पे साइट बिल और यूजांस बिल होता है बिल ऑफ एक्सचेंज में। ठीक है, देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज बीइंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट इज ड्रॉन बाय द बेनिफिशियरी ऑन द एलसी इशूइंग बैंक। यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि बिल ऑफ एक्सचेंज कौन ड्रॉ करता है, किस पे ड्रॉ करता है। तो जो बेनिफिशियरी है, जो एक्सपोर्टर है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज को इशूइंग बैंक पे ड्रॉ करता है। पैसा उसे इशूइंग बैंक से ही लेना होता है। अब इंपोर्टर से क्यों नहीं लेना होता है? क्योंकि इशूइंग बैंक एलसी को इशू करता है, वो अंडरटेकिंग देता है कि जो पेमेंट है वो खुद करेगा इंपोर्टर से लेकर के, इसलिए जो ड्रॉ किया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज वो इशूइंग बैंक पे बेनिफिशियरी के द्वारा ड्रॉ किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, इट ड्रॉ अपॉन it draws upon the issuing bank to make payment immediately if it is drawn at site। यदि बिल ऑफ एक्सचेंज जो ड्रॉ किया गया है वो एट साइट है, साइट में अभी जैसे बताया मैंने कि दो प्रकार के होते हैं, साइट बिल ऑफ एक्सचेंज और यूजांस बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो यदि साइट बेसिस पे ड्रॉ किया गया है तो इसका पेमेंट इशूइंग बैंक तुरंत कर देता है, इमीडिएटली इसका पेमेंट रिलीज कर देता है। दूसरी बात है एक्सेप्ट एंड पे ऑन ड्यू डेट इफ इट इज ड्रॉन ऑन यूजांस बेसिस एक्सेप्टेंस, है ना। यदि यूजांस बेसिस पे ड्रॉ किया गया है बिल ऑफ एक्सचेंज को, जिसमें कि ड्यू डेट होता है, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद पेमेंट करना होता है, वैसे केस में बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया जाता है। ये आपने पहले भी पढ़ रखा है इस चैप्टर में, जो वीडियो आपके इससे पहले डले हुए थे उसमें, कि जब यूजांस बेसिस पे बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाता है तो उस केस में एक्सेप्ट किया जाता है। ये सारी चीजों को आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो मेनली आपको क्या याद रखना है कि बिल ऑफ एक्सचेंज बेनिफिशियरी के द्वारा ड्रॉ किया जाता है। किस पे ड्रॉ किया जाता है? इशूइंग बैंक पे किया जाता है। यदि साइट बिल है तो उस केस में तुरंत पेमेंट कर दिया जाता है। यदि यूजांस बिल है तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है एक्सेप्ट किया जाता है, और जब ड्यू डेट आता है उस केस में उसका पेमेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं इनवॉइस। इनवॉइस के बारे में आप क्या समझ रहे हैं? जो बिल है, बिल किसी चीज, आप कहीं कुछ गुड्स परचेज करते हैं, कोई सामान खरीदते हैं तो क्या आपको बिल मिलता है? वो बिल में सारा डिस्क्रिप्शन रहता है कि क्या क्या आपने खरीदा है, क्या रेट है, क्वांटिटी कितनी है, ये सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन रहता है। वो क्या है? वही इनवॉइस है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में, इनवॉइस में भी वही चीजें हैं। देखिए, इट इज प्रिपेयर्ड बाय बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी के द्वारा ये प्रिपेयर किया जाएगा, गिविंग डिटेल्स ऑफ गुड्स, जिसमें गुड्स का डिटेल होगा, क्वांटिटी होगा, वैल्यू होगा, कितने यूनिट है ना, वेट क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स क्या है, ये सारे जिक्र किए हुए रहते हैं इनवॉइस में। मतलब जस्ट एक जो आपको बिल मिलता है, कहीं गुड्स आप परचेज करते हैं तो उस केस में जो आपको गुड्स मिलता है, जो इनवॉइस है, वही यहाँ लेटर ऑफ क्रेडिट में भी इनवॉइस की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट है कि कौन प्रिपेयर करता है? बेनिफिशियरी, क्योंकि बेनिफिशियरी एक्सपोर्ट कर रहा है गुड्स को, तो वो ना बताएगा कि क्या क्या गुड्स है उसके अंदर, जो इनवॉइस है उसमें से क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी क्या है, वेट कितना है, उसका टोटल वैल्यू क्या है, तो ये आपका इनवॉइस में जिक्र होता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स मस्ट कॉरेस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स गिवन इन लेटर ऑफ क्रेडिट। देखिए, अब जो भी इनवॉइस में चीजें होंगी गुड्स के बारे में,
वो सारा चीज लेटर ऑफ क्रेडिट में जब एग्रीमेंट किया गया था दोनों पार्टी के बीच में, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में, तो जो लेटर ऑफ क्रेडिट में डिफाइन था कि क्या क्या चाहिए कैसा चाहिए, वही आपका इनवॉइस में भी होना चाहिए। ठीक है, इनवॉइस मस्ट इंडिकेट द ऑर्डर नंबर, और क्या क्या हो सकता है, ऑर्डर नंबर होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, प्रोफोर्मा इनवॉइस नंबर, जो बिल ड्रॉ किया गया है वो बिल का नंबर क्या है ना, नंबर ऑफ एलसी, एलसी का नंबर, अलोंग विद इशूइंग बैंक नेम, और इशूइंग बैंक जो एलसी को इशू किया गया है उसका नाम होना चाहिए। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, टर्म्स ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट सच एज एफओबी, फ्री ऑन बोर्ड, सी एंड एफ, कोस्ट एंड फ्रेट, CIF, कोस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, ये सारी चीजें शुड बी इंडिकेटेड इन द इनवॉइस, ये सारी चीज भी इंडिकेट होना चाहिए। अब ये क्या होता है, आगे जो वीडियो आने वाला है उसमें समझेंगे। ये इंको टर्म है, इसका मतलब क्या होता है कि एफओबी जिक्र होना चाहिए, C&F होना चाहिए, CIF जिक्र होना चाहिए इनवॉइस में, ये क्या चीज है आगे हम समझेंगे, लेकिन यहां आप समझिए कि ये सारी चीजों का जिक्र भी होना चाहिए। अदर पार्टिकुलर लाइक बिल ऑफ लैडिंग नंबर, अब बिल ऑफ लैडिंग क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट, जो आपका गुड्स है जो शिप पे लोड किया गया है, तो शिप पे लोड करने के बाद उसे रिसीट मिलता है ऑनर के द्वारा, जो शिप ऑनर है उसके द्वारा मिलता है, उसे ही बिल ऑफ लैडिंग बोला जाता है। ठीक है, शिपिंग मार्क्स, इंपोर्ट लाइसेंस नंबर, यदि इंपोर्ट लाइसेंस नंबर है तो उसको भी जिक्र किया जाएगा, ग्रॉस वेट, टोटल वेट कितना है, नेट वेट, शिपिंग मार्क्स, पैकिंग डिटेल एटसेट्रा शुड आल्सो बी मेंशन इन द इनवॉइस। कहने का मतलब ये हो गया कि पूरी चीजें, जो भी गुड्स का डिस्क्रिप्शन है जो लोड किया गया है, तो किस बेसिस पे, एफओबी है, C&F है, CIF बेसिस है, ये सारी जिक्र होना चाहिए, बिल ऑफ लैडिंग का नंबर का जिक्र होना चाहिए, और क्या गुड्स का क्वालिटी है, क्वांटिटी है, जो लेटर ऑफ क्रेडिट में जिक्र था उसके आधार पे होना चाहिए। ये सारी चीजें इनवॉइस में आपका जिक्र होता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत आपको यहां पे नहीं है। देखिए, बिल ऑफ लेडिंग अभी जो हमने बताया, बिल ऑफ लेडिंग क्या है, ये आपका प्रूफ होता है कि गुड्स को शिप पे लोड करके भेज दिया गया है। ठीक है, यही आपका बिल ऑफ लेडिंग होता है, ये भी आपका डॉक्यूमेंट्स है। बिल ऑफ लेडिंग इज अ ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, कौन सा डॉक्यूमेंट है, ट्रांसपोर्ट की, गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है। एविडेंसिंग जो प्रूफ देता है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम पोर्ट ऑफ शिपमेंट, की शिपमेंट जो है जहां पोर्ट है ना, बंदरगाह है, वहां से टू द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, जहां पे जाना है उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए वो एक डॉक्यूमेंट जो है वो प्रूफ बताता है कि गुड्स को लोड कर दिया गया है, कहां से, पोर्ट से, और नेक्स्ट जो पोर्ट तक जाना है उसका वहां पे उसमें डिस्क्रिप्शन होता है, ये मिलता है। ठीक है, इट इज ए रिसीट, और ये रिसीट कौन देता है, इशूड बाय शिप ऑनर, जो शिप का ऑनर है वो रिसीट इशू करता है कि हाँ गुड्स हमने लोड कर दिया है, और ये प्रूफ है उसका, ये रिसीट दे दिया जाता है एक्सपोर्टर को। ठीक है, और इट्स ऑथराइज्ड एजेंट, या तो शिप का ऑनर या उसका कोई ऑथराइज्ड एजेंट है, उस चीज को वो इशू करेगा। स्टेटिंग दैट, क्या बताता है कि गुड्स इंडिकेटेड देयर इन, जो गुड्स है जो उसमें बिल ऑफ लेडिंग जो दिया जाता है, रिसीट दिया जाता है, उसमें बताया जाता है कि क्वांटिटी, क्वालिटी, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजों का जिक्र यहां भी होता है। आर शिप्ड ऑन द स्पेसिफिक डेट, किस डेट में शिपमेंट उसका किया गया है, बाय मींस ऑफ स्पेसिफिक व्हीकल, कौन से व्हीकल, कौन से जहाज है, किसमें किया गया है, एंड डिलीवरेबल टू पर्सन मेंशन्ड देयर इन एज द कंसाइनी, और कंसाइनी जो इंपोर्टर है उसका भी जिक्र होता है कि किसे ये मिलना है, और टू हिज ऑर्डर, या कंसाइनी के ऑर्डर पे किसी और को यदि चाहिए तो वो उस गुड्स को रिलीज करवा सकता है अपने कंट्री में, इंपोर्टर की कंट्री में। ठीक है, आफ्टर पेमेंट, यदि पेमेंट कर देगा उसके बाद, टू ऑल ड्यूज पेबल टू शिपमेंट कंपनी, शिपिंग कंपनी, शिपिंग कंपनी का जो ड्यू है उसको पेमेंट करने के बाद इंपोर्टर अपने कंट्री में या खुद से या अपने एजेंट के द्वारा उस बिल ऑफ लेडिंग के माध्यम से क्या करेगा, गुड्स को अपना रिलीज करवा लेगा, जहां पोर्ट है वहां से वो अपना गुड्स को रिलीज करवा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, बिल ऑफ लेडिंग है। तो क्या समझा आपने, बिल ऑफ लेडिंग एक आपका ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये एविडेंस होता है
प्रूफ होता है कि गुड्स को एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट के लिए रवाना कर दिया गया है, और ये इशू कौन करता है? जो शिप का ऑनर है वो इशू करता है। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है। आगे क्या कह रहा है कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स शुड कॉरस्पॉन्ड विद द रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ एलसी। यहां भी जो एलसी में था उसके आधार पे ही गुड्स का डिस्क्रिप्शन उसमें भी होना चाहिए, बिल ऑफ लेडिंग में, एलसी से अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है। बिल ऑफ लेडिंग शुड बियर लेटर ऑफ क्रेडिट नंबर अलोंग विद द नेम ऑफ द इशूइंग बैंक। तो इनवॉइस में जिस तरह से होना चाहिए, इशूइंग बैंक का नाम होना चाहिए, आपका बिल ऑफ लेडिंग का नंबर होना चाहिए, यहां भी वही कह रहा है कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट है उसमें इशूइंग बैंक का भी नाम होना चाहिए। ठीक है। देखिए अगला पॉइंट क्या है कि बिल ऑफ लेडिंग शुड नॉट जनरली बी डेटेड प्रायर टू द डेट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ एलसी अनलेस स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड देयर इन। यदि लेटर ऑफ क्रेडिट का इंश्योरेंस करवाया जाएगा तो जो शिपमेंट करवाया जाएगा उससे पहले का होना चाहिए, क्योंकि बाद में जब लेटर ऑफ क्रेडिट का इंश्योरेंस करवाया जाता है तो बीच में यदि कोई घटना घटी तो उसका इंश्योरेंस मिलेगा नहीं। इसीलिए बिल ऑफ लेडिंग का जो डेट होगा वो आपका इंश्योरेंस के डेट के बाद होना चाहिए, मतलब इंश्योरेंस का डेट पहले होना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा होता है कि उसमें मेंशन कर दिया गया है, यदि डेट आपका इंश्योरेंस का बाद में भी होता है लेकिन उसमें मेंशन कर दिया गया है कि जो इसका इफेक्ट है इंश्योरेंस का वो बिल ऑफ लेडिंग का जो डेट का है उस डेट से होगा तो चल सकता है। ठीक है। अगला आपका है इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में। तो इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जो है वो किस तरह से काम करेगा? इट मस्ट बी इशूड एंड साइंड बाय द इंश्योरेंस कंपनी और देयर एजेंट। इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा ही इशू किया जाएगा इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जो होगा। ठीक है, गुड्स का। इसमें जो अभी हमने बताया कि जो डेट होगा इंश्योरेंस का वो डेट ऑफ शिपमेंट से पहले का होना चाहिए, यदि वो मेंशन कुछ नहीं किया गया है तो। यदि मेंशन कर दिया गया है कि आपका डेट ऑफ इंश्योरेंस जो है वो डेट ऑफ शिपमेंट से ही लागू होगा तो उस डेट में इंश्योरेंस का डेट बाद में भी होगा तो चलेगा। ठीक है। करेंसी के बारे में भी हमने पहले देख चुके हैं कि करेंसी जो होगा वो एलसी का जो करेंसी है वो करेंसी में होगा यदि कुछ मेंशन नहीं किया गया है तो। दूसरी बात है यदि आपका इंश्योरेंस के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया गया है तो यह समझा जाएगा कि उसका इंश्योरेंस का जो कॉस्ट है वो 110% होगा सीआईएफ वैल्यू का। ये चीज भी आपने लास्ट के वीडियो में समझ लिया था। ठीक है। आगे अब हम लोग समझते हैं अगला जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब होता है कि जहां से वो गुड्स का शिपमेंट किया जा रहा है, जिस कंट्री से, उस कंट्री का वो वहां पे जिक्र होता है कि कहां से उसका ओरिजिन है उस गुड्स का, इसलिए उसे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बोला जाता है। देखिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन डिटरमाइंस द कंट्रीज ऑफ ओरिजिन ऑफ गुड्स, कि गुड्स का जो कंट्री है कहां से वो गुड्स को शिपमेंट किया गया है, उसका कहां से एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उसका सर्टिफिकेट ही क्या कहलाता है? सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कहलाता है। इट मस्ट बी इशूड एंड साइंड बाय एन इंडिपेंडेंट ऑथोरिटी सच एज चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स certifying the origin of goods along with details indicating the value, invoice number, bill of lading number, etc. Details appearing in the certificate of origin must be consistent with the other document. तो बिल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कौन इशू करेगा? जो अथॉरिटी है इसके लिए, है ना, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, वो इशू करेगा। और इसमें ये जिक्र होना चाहिए सारा कि बिल ऑफ लेडिंग हो गया, इनवॉइस नंबर हो गया, ये सारी चीजों का। और ये जरूर उसमें मेंशन है होना चाहिए कि ये जो ओरिजिन गुड्स का है वो कहां का, किस कंट्री से है, उसे बोला जाता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ठीक है। आगे देखिए क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फॉरेन करेंसी लायबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं लेकिन कंफ्यूजन इसमें लोगों को बहुत ज्यादा होता है। ध्यान से समझिए, बिल्कुल समझ आएगा। देखिए क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि जब फॉरेन करेंसी की लायबिलिटी को डोमेस्टिक करेंसी की लायबिलिटी में चेंज कर दिया जाता है, वही क्रिस्टलाइजेशन है। इतना तो आप रट लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये चीज है। ठीक है, कि फॉरेन करेंसी के लायबिलिटी को जब डोमेस्टिक करेंसी की लायबिलिटी में चेंज कर दिया जाता है उसे क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन क्यों किया जाता है, क्या प्रोसेस है? देखिए द इशूइंग बैंक,
On receipt of document drawn under its LC, its letter of credit has an obligation to pay immediately if the documents are drawn at site, or accept or agree to pay on due date if the documents are drawn on acceptance basis, provided the documents are drawn strictly as per the terms of letter of credit. क्या रहा है कि यदि लेटर ऑफ क्रेडिट, जो लेटर ऑफ क्रेडिट है उसका पेमेंट फाइनली किसे करना पड़ता है, लेटर ऑफ क्रेडिट का पेमेंट कौन करेगा, इशुइंग बैंक करेगा। तो ये इशुइंग बैंक दो तरीके से, यदि बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया साइट बेसिस पे तब तो तुरंत कर देगा, और यदि यूजांस बेसिस पे है तो डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करेगा, जब ड्यू डेट आएगा तब करेगा। ये बात तो समझ में आ रही है आपको। ये कौन पेमेंट करेगा, इशुइंग बैंक करेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। लेकिन क्या होता है कि ड्यू डेट में फिर पैसा तो मिलना चाहिए इंपोर्टर से इसे, क्योंकि बैंक क्यों पेमेंट करेगा, उसका इंपोर्टर के साथ अग्रीमेंट किया हुआ है, इंपोर्टर इसे पेमेंट करेगा इशुइंग बैंक को, लेकिन इशुइंग बैंक तो पेमेंट तुरंत कर देगा एक्सपोर्टर को। तो यदि इंपोर्टर इसे पेमेंट नहीं देता है ड्यू डेट में, तब क्रिस्टलाइजेशन का रोल आता है, नहीं तो आता ही नहीं। आगे समझिए। इन केस द डॉक्यूमेंट आर ड्रॉन एट साइट, जब साइट पे डॉक्यूमेंट ड्रॉ किया, डॉक्यूमेंट मींस यहां क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज, जब साइट पे ड्रॉ किया गया, साइट मींस वैसा डॉक्यूमेंट जो कि तुरंत पेमेंट करना है। ठीक है। इन द टर्म्स ऑफ एक्सटेंड फिडाई गाइडलाइंस, द इशुइंग बैंक कैन होल्ड द डॉक्यूमेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ number of days as per the individual's bank's policy after the receipt of documents at its counter in foreign currency। तो जब साइट का केस है, जब बिल ऑफ एक्सचेंज साइट बेसिस पे ड्रॉ किया गया है, तो क्या है कि इशुइंग बैंक फंड को तो इमीडिएटली ट्रांसफर कर देगा एक्सपोर्ट को अपने कॉरेस्पोंडेंट बैंक के माध्यम से। ठीक है, लेकिन उसका ड्यू डेट पे पेमेंट भी तो मिलना चाहिए इशुइंग बैंक को। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां पे फेडाई का क्या गाइडलाइन है कि वो कितने दिनों तक उसका इंतजार करेगा। सपोज करिए कि 10th ऑफ जनवरी को उन्होंने पेमेंट कर दिया है, किसका, आपका 10th ऑफ जनवरी को उन्होंने पेमेंट कर दिया है जो बिल ऑफ एक्सचेंज था उसका। अब इंपोर्टर से फंड्स मिलना है तो 10th जनवरी को ये कर चुका है। अब कितने दिनों तक ये इंतजार कर सकता है कि इंपोर्टर से पेमेंट हमें मिल जाएगा, इसके लिए डिपेंड करता है कि बैंक की पॉलिसी क्या है। उतने दिनों के बाद फिर ये क्रिस्टलाइजेशन करता है बिल का। ठीक है, इन केस द बिल इज नॉट रिटायर्ड और पेड बाय द इंपोर्टर विद इन दिस पीरियड, यदि उस पीरियड में जो बैंक की पॉलिसी कह रहा है उस पीरियड के अंदर यदि उसका जो बिल है उसका पेमेंट नहीं होता है, ठीक है, इशुइंग बैंक को पेमेंट नहीं मिलता है, द इशुइंग बैंक शुड क्रिस्टलाइज द फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी। तो फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी जो है उसे इनटू इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर देगा एट प्रिवेलिंग बिल सेलिंग रेट और रेट एट विच फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वाज बुक्ड। ठीक है, तो जिस रेट में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इंपोर्टर और इशुइंग बैंक का, उस रेट पे या बिल सेलिंग रेट जो है उस रेट पे क्या करेगा, वो जो फॉरेन करेंसी की लाइबिलिटी है उसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेगा। अब फॉरेन करेंसी की लाइबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि जो बिल ड्रॉ किया जाएगा वो बिल किस में था, फॉरेन करेंसी में होगा। अब पेमेंट उसका दे नहीं रहा है इंपोर्टर, ड्यू डेट के बाद भी पेमेंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो वैसे केस में उसे फॉरेन करेंसी में ही बिल ऑफ एक्सचेंज को रखना ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फॉरेन करेंसी का फ्लक्चुएशंस के वजह से बैंक को और प्रॉब्लम हो सकती है यदि उसका रेट बढ़ गया तो वैसे केस में उसको कन्वर्ट कर देता है इंडियन रुपीज में, कि कम से कम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेगा कि हाँ इतने पैसे हमें मिलने हैं, तो उसे ये प्रॉब्लम नहीं होगी जब उसका रेट का फ्लक्चुएशन होगा, क्योंकि पेमेंट फिर उसे इंडियन रुपीज में मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए क्रिस्टलाइज कर दिया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज को, जो फॉरेन करेंसी में था उसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसे क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, किस रेट पे किया जाता है, तो बिल सेलिंग रेट पे। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो उस समय क्या हुआ था, बाइंग रेट लगा था फॉरेन करेंसी को, ये तो बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ चुके हैं, इसमें फॉरेन एक्सचेंज में पढ़ चुके हैं कि जब आप फॉरेन करेंसी को परचेज करता है बैंक तो क्या है उसमें बाइंग रेट लगाता है। लेकिन यहां उल्टा है, चूंकि यहां पे अभी उसका ड्यू डेट पे पेमेंट आया नहीं बिल ऑफ एक्सचेंज का, इसीलिए उसके उल्टा बिल सेलिंग रेट यहां पे लग जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें का डिस्कशन, बिल बाइंग रेट, बिल सेलिंग रेट, टीटी बाइंग, टीटी सेलिंग, ये सारी चीजों का डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं।
तो आगे क्या है कि इन केस ऑफ यूजान्स बिल, ये तो हमने देखा साइड बिल पे। यूजान्स बिल में क्या है कि द फॉरेन करेंसी लायबिलिटी वुड बी क्रिस्टलाइज इनटू इंडियन रुपीज ऑन द ड्यू डेट। आप यूजान्स बिल के केस में पेमेंट इशुइंग बैंक तो कर देगा ड्यू डेट में, उसके बाद कितने दिनों तक इंतजार करेगा, जो बैंक का रहता है गाइडलाइन कि कितने दिनों तक इंतजार करेगा ड्यू डेट के बाद भी, कि इंपोर्टर यदि फंड को नहीं दिया, पेमेंट नहीं दिया इशुइंग बैंक को, तो उस जो बिल ऑफ एक्सचेंज है फॉरेन करेंसी में, उसे क्रिस्टलाइज करके इंडियन करेंसी में उसे कन्वर्ट करेगा। और ये जो कन्वर्जन होता है फॉरेन करेंसी लायबिलिटी का, वो इंडियन करेंसी में, उसे ही क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। देखिए इसमें क्या है कि फॉलो अप ऑफ बिल्स अंडर एलसी, ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट में जो फॉलो अप किया जाएगा उसके लिए, पेमेंट के लिए और बाकी चीजों के लिए, वो यहां पे समझते हैं। द इशुइंग बैंक इज रिक्वायर्ड टू फॉलो अप विद द इंपोर्टर्स, क्या चीज के लिए इंपोर्टर से वो फॉलो अप करेगा, फॉर पेमेंट ऑफ बिल्स अमाउंट as being done in case of other outstanding and overdue advance। यदि कुछ पेमेंट बचा है या ओवरड्यू जो ड्यू डेट है उसमें पेमेंट नहीं किया गया है, तो उसके लिए फॉलो अप करेगा वो। आगे समझिए कि इट इज नॉट नेसेसरी, ऐसा क्यों होता है कि ड्यू डेट में पेमेंट वो नहीं करता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट importer shall retire the bill on due date for crystallization, as he may choose to retire only after receipt of the goods। ये जरूरी नहीं है कि ड्यू डेट में वो पेमेंट कर दे, वो ऐसा भी है कि गुड्स जब उसे रिलीज करवाएगा वो कस्टम डिपार्टमेंट से, उसके बाद उसका पेमेंट वो करेगा, तो ऐसा भी बहुत बार होता है। इन सच केस द बैंक वुड रिकवर इंटरेस्ट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टिव। तो वैसे केस में ड्यू डेट के बाद जो पेमेंट होगा उसके लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा इंपोर्टर को। The bank would recover normal interest from the date of negotiations to the date of crystallization and penal interest thereafter। तो बैंक का जो गाइडलाइन है कि ड्यू डेट के बाद कितने दिनों के बाद जो बिल है उसका क्रिस्टलाइजेशन करना है, तो क्रिस्टलाइजेशन डेट तक तो आपका नॉर्मल इंटरेस्ट रेट लगेगा उसका, ठीक है, नॉर्मल इंटरेस्ट रेट लगेगा जो आरबीआई का डायरेक्टिव है उसके आधार पे। लेकिन उसके बाद भी, क्रिस्टलाइजेशन के बाद भी पेमेंट नहीं आता है, तो वैसे केस में पेनल इंटरेस्ट लगेगा। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए याद रखना है कि जो ड्यू डेट में है यदि पेमेंट नहीं किया जाता है इंपोर्टर के द्वारा इशुइंग बैंक को, तो वैसे केस में आरबीआई का जो डायरेक्शन है उसके आधार पे ड्यू डेट के बाद उसे इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन ड्यू डेट से क्रिस्टलाइजेशन के डेट तक उसे नॉर्मल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और क्रिस्टलाइजेशन के डेट के बाद उसे पेनल इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ठीक है। banks are also banks are also drawn to the pending entry in the IDPMS। IDPMS क्या होता है, जब इंपोर्टर गुड्स को मंगाता है कहीं से, उसका जो एंट्री होता है, उसका जो रिकॉर्ड रखा जाता है, वो आपका आईडीपीएमएस है जो सर्वर आरबीआई का है, इस पे उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। तो जब गुड्स मंगाया गया है तो वही कह रहा है कि बैंक्स आर आल्सो ड्रॉन टू द पेंडिंग एंट्री इन द आईडीपीएमएस। यदि आईडीपीएमएस में एंट्री पेंडिंग है, एंट्री पेंडिंग कब होगा, जब इंपोर्टर उस एंट्री को क्लोज नहीं करवाएगा, उसका प्रूफ नहीं देगा कि हाँ हमें गुड्स मिल गया है, हमने पेमेंट कर दिया है, तब तक आईडीपीएमएस में उसका जो एंट्री है वो आउटस्टैंड करता रहेगा। Where the customs have recorded having delivered the goods to the importer against bill of entry filed by the importer। ये आईडीपीएमएस क्लोज कब होता है, जब आपका बिल ऑफ एंट्री मींस क्या हो गया कि गुड्स हमारे कंट्री में पहुंच गया है, इसका प्रूफ जो है कस्टम डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है, जो इंपोर्टर उस चीज को सबमिट करता है, तो उसके बाद आईडीपीएमएस का एंट्री जो आउटस्टैंड कर रहा है उसको क्लोज किया जाता है। Banks have to monitor and follow up with the importers to ensure that the entries in the IDPMS are not outstanding for long। लंबे समय तक ये नहीं रहे एंट्री आउटस्टैंड, इसके लिए भी बैंक फॉलो अप करता है इस चीज के लिए। हालांकि आईडीपीएमएस ईडीपीएमएस क्या होता है, नेक्स्ट जो आपके चैप्टर आने वाले हैं उसमें डिटेल में हमें पढ़ना है, बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए ये क्या है कि एविडेंस ऑफ इंपोर्ट बाय इंपोर्टर्स, कि इंपोर्टर्स ने इंपोर्ट किया है गुड्स का, इसका एविडेंस कैसे है, उसका क्या फॉलोअप करना है, किस प्रकार से, इसके लिए यहां पे चीजें बताई गई है।
इसमें क्या होता है कि ऑथराइज्ड डीलर जो है, जो बैंक है जहां से इशू करवाया गया है लेटर ऑफ क्रेडिट को, तो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करते समय ही इशूइंग बैंक एक अंडरटेकिंग ले लेता है इंपोर्टर से कि जब गुड्स की एंट्री हो जाएगी यहां पे कंट्री में, तो बिल ऑफ आपका जो कॉपी है, एक कॉपी है बिल ऑफ एंट्री का, उसे सबमिट, बिल ऑफ एंट्री का कॉपी या समरी जो है बिल ऑफ एंट्री का, उसे सबमिट करना है किसके पास? ऑथराइज डीलर के पास, जो इशूइंग बैंक है उसके पास। ठीक है, और ये बिल ऑफ एंट्री कौन इशू करता है? कस्टम डिपार्टमेंट है वो इशू करता है कि हाँ गुड्स जो है हमारे कंट्री में पहुंच चुका है, और वो सर्टिफिकेट इशू करता है इंपोर्टर को, वो सर्टिफिकेट को जमा करना होता है इशूइंग बैंक के पास में। ठीक है, ऑथराइज डीलर ऑन नॉन रिसीट ऑफ द बिल ऑफ एंट्री, लेकिन यदि बिल ऑफ एंट्री नहीं मिलता है ऑथराइज डीलर को, इशूइंग बैंक को, या समरी उसका जो बिल ऑफ एंट्री का है उसका नहीं मिलता है विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ आउटवर्ड रेमिटेंस, जहां से पैसा ट्रांसफर किया गया जिस डेट से, उससे जो उसका जो ड्यू डेट है उसे 3 मंथ्स के अंदर यदि बिल ऑफ एंट्री का प्रूफ नहीं मिलता है, issuing बैंक को shall follow up with the importers for submission of bill of entry, summary of bill of entry details and mark of the entry in IDPMS। तो IDPMS में इस चीज को मार्क करने के लिए वो इंपोर्टर के साथ फॉलो अप करता है कि उसे आप जल्दी जमा करिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि फंड जब रिलीज कर दिया गया है, आउटवर्ड रेमिटेंस हो चुका है इशूइंग बैंक के द्वारा, तो उसके ड्यू डेट में जब उसका जो विद इन 3 मंथ्स के अंदर उसका जो बिल ऑफ एंट्री है कि गुड्स हमारे कंट्री में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसके लिए 3 मंथ्स के अंदर वो जमा करना होता है। यदि नहीं जमा किया गया है तो उसका फॉलोअप किया जाता है किससे? इंपोर्टर्स के द्वारा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आईडीपीएमएस में उसका एंट्री जो है सो वो खड़ा वहां पे दिखाता है। समझ में आ रहा है? In this respect, bank should rigorously follow up for the next 3 months। अगले 3 महीने तक वो फिर से इसका फॉलो अप बहुत जोर से करता है। By issuing various modes of communication, it should however be ensured that at least one communication with the importer in this regard is by issuance of registered letter। एक लेटर जो बाय रजिस्टर्ड भेज करके और उसके बाद उसे फॉलो अप करने की कोशिश किया जाता है, ऐसा होना जरूरी है। नेक्स्ट 3 मंथ तक बहुत जोर से इसका फॉलो अप किया जाता है। In the past, if bill of entry was not submitted within another 3 months, banks were required to report the same to RBI in the half yearly PEF statement। तो यदि आपके पास्ट में 3 मंथ्स में भी फिर से वो नहीं मिला है बिल ऑफ एंट्री जो है इशूइंग बैंक को, वैसे केस में आरबीआई को रिपोर्ट करेगा। जो नेक्स्ट 3 मंथ्स है उसमें से भी नहीं मिला तो आरबीआई को रिपोर्ट करेगा हाफ ईयरली बेसिस पे कि ऐसे कितने बिल्स हैं, और वो जो स्टेटमेंट होगा वो बीईएफ स्टेटमेंट होगा जिसमें आरबीआई को रिपोर्ट किया जाएगा। बात समझ में आ गई? क्या समझा अभी तक आपने? कि विद इन 3 मंथ्स जमा करना होता है बिल ऑफ लेडिंग को, जो प्रूफ है कि हाँ गुड्स हमारे कंट्री में पहुंच चुका है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो रिगोरसली उसका फॉलोअप किया जाता है, और नेक्स्ट 3 मंथ्स में भी नहीं आने के बाद आरबीआई के पास उसका रिपोर्ट किया जाता है बीईएफ स्टेटमेंट को भर करके, हाफ ईयरली बेसिस पे होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको? अब आगे देखिए, अगला जो आपका है लास्ट टॉपिक है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। ये आपका गारंटी के जैसा ही होता है, सिमिलर टू गारंटी। इसे मैं शॉर्ट में बता दूं कि बहुत ऐसे कंट्री है जैसे कि यूएसए, यहां पे लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं यूज किया जाता है, तो वैसे जगह पे गारंटी के जैसा लेटर ऑफ क्रेडिट को एक गारंटी फॉर्म में यूज किया जाता है, इसलिए इसे स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट बोला जाता है। यहां पे डॉक्यूमेंट जो होता है एज पर यूसीपीडीसी यूज नहीं किए जाते हैं, इसी वजह से ये थोड़ा सा रिस्की होता है। अब यदि इंडिया की बात करें कि क्या इंडिया में आपका स्टैंड बाय एलसी का क्या क्या स्टेटस है, तो विद सेवरल मेजर्स बीइंग एडॉप्टेड टू लिबरलाइज द ट्रेड रेगुलेशंस एंड सिंप्लीफाई procedures for imports, the Reserve Bank of India has approved to adopt international standby practices ISP 98, which is a set of rules relating to standby LC formulated by International Chamber of Commerce in 1998। आरबीआई का कहना है
क्योंकि ट्रेड्स को लिबरलाइज करना है, तो लिबरलाइज करने के लिए, आसान करने के लिए बहुत ऐसे कंट्री है जहां पे आपका लेटर ऑफ क्रेडिट यूज नहीं होता है, तो उस कंट्री के साथ भी ट्रेड किया जा सके, इसके लिए आरबीआई ने स्टैंड बाय एलसी को अप्रूव किया हुआ है। ये बोला है कि हाँ यूज किया जा सकता है, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंड बाय प्रैक्टिस जो 19 आईएसपी 98 है उसके द्वारा जो कहा गया है रूल्स एंड रेगुलेशंस वो, और ये रूल्स एंड रेगुलेशन कौन फ्रेम करता है, तो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स 1998 में फ्रेम किया गया है। उसको देखते हुए स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट को यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बातें भी आपको समझ में आ गई। ये भी बातें यदि समझ में आ गई तब तो कुछ है ही नहीं, ये आपका वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग बाकी चीज देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। थैंक यू।